Good afternoon to all of you. Myself, Navneet Chandramohan, presenting the in-house training which is held by CBSE. Today's topic is learning outcomes. Before starting this topic, I would like to thank our respected principal sir, coordinator sir, who provide to take this session, learning outcomes. बहुत ही अच्छा टॉपिक है. हम शिक्षकों के लिए ये एक अनिवार्य टॉपिक, सभी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, आग्रह होगा ध्यान पूर्वक सुनेंगे. हालांकि ये टॉपिक्स हम लोग व्यवहार करते हैं, फिर भी क्या एक्सपेक्ट है सीबीएसई, क्या चाहती है और क्या अच्छा करना हमें चाहिए, इस पर आज का टॉपिक है लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने शिक्षा के प्रत्येक आयाम को विकसित करने का प्रयास किया है, जिसमें लर्निंग आउटकम्स अर्थात सीखने का प्रतिफल मुख्य है. आज के सीबीएसई इन हाउस ट्रेनिंग सेशन में लर्निंग आउटकम्स एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है. वर्तमान में शिक्षा का अर्थ जो बनते चला गया, हालांकि पूर्व में ऐसा नहीं था, अंक आधारित शिक्षा ज्यादातर होने लगा, और जिसके कारण जो बालक स्कूली शिक्षा में जो भी ज्ञान सीखते थे, कुछ में तो कौशल का विकास होता था, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स होते हैं, लेकिन उसका प्रतिशत वैसा नहीं होता है जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहती है. आज के इस विषय पर जो सेशन है लर्निंग आउटकम्स अर्थात सीखने के प्रतिफल, उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि लर्निंग पर पहले चर्चा की जाए. चूंकि हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन का विस्तार बहुत ही बड़ा है, बहुत प्रभावी है, तो लर्निंग सीखना, हम लोग जानते हैं द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ द चाइल्ड बिगिंस इन प्रेगनेंसी इटसेल्फ. अर्थात गर्भधारण में ही या गर्भावस्था में ही बच्चे की सीखने की प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है. It is clear that learning is a process which starts from the time of her pregnancy. स्पष्ट है कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ उसके गर्भावस्था काल से ही प्रारंभ हो जाता है, और जन्म के बाद सीखने की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है. यानी लर्निंग का कार्य
मां के गर्भ से ही आरंभ हो जाता है। और जन्म के बाद बालक का लर्निंग, अब देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर है, 3 क्रियाओं पर निर्भर करता है। अर्थात ये 3 क्रियाएं, इंटरेक्शन, परस्पर संवाद, इन्वायरमेंट, परिवेश, और गेम, खेल, बालक के अधिगम का निर्माण और विकास होता है। ये 3। अब परस्पर संवाद का प्रथम आयाम क्या होता है, उस पर हम लोग देखते हैं। प्रथम आयाम, अब देख रहे हैं बच्चा अपने माता पिता के साथ है और बच्चा हमारे सीख रही है। तो लर्निंग का पहला क्रम बालक अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची के माध्यम से पूर्ण करता है। इसलिए तो घर को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परस्पर संवाद का दूसरा आयाम विद्यालय है। आप देख रहे हैं कक्ष में बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो वहां भी बच्चा अपने इस कक्ष रूपी वातावरण में जो ज्ञान सीखता है वह भी एक परस्पर संवाद के अंतर्गत ही आता है, इंटरेक्शन के ही अंतर्गत आता है। इसके बाद बालक खेल के मैदान में सीखता है, यानी कि खेल के मैदान में वो बहुत तरह के ज्ञान, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान वो खेल के मैदान में सीखता है। सामाजिकता का विकास विद्यालय के साथ साथ खेल के मैदान में होता है। इस प्रकार बच्चे कई तरीकों से सीखते हैं और सीखने से उनके व्यवहार में आमूल परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन जब महसूस किए जाते हैं और आकलित किए जाते हैं तो ये सीखने के प्रतिफल कहलाते हैं, लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स वे दक्षताएं हैं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा निरंतर विकसित और संवर्धित किया जाता है। इसके बाद हम लोग लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानेंगे कि लर्निंग आउटकम्स बच्चों के स्पेसिफिक नॉलेज अर्थात विशिष्ट ज्ञान, स्किल्स, एट्रीब्यूट, कौशल, विशेषता का वर्णन करता है जो उन्हें सीखने की गतिविधि से प्राप्त होता है। सीखने की गतिविधि का आशय प्रशिक्षण सत्र, संगोष्ठी, सह शैक्षिक क्रियाकलाप, प्रयोग इत्यादि। लर्निंग आउटकम्स मापन योग्य उपलब्धियां भी हैं जिन्हें सीखने वाला सीखने के बाद समझने में सक्षम होता है। और फिर असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, यह शिक्षार्थी के बारे में आकलन और मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है? किसी शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों में सीखने को दृष्टिगत रखकर जो लक्ष्य अथवा दक्षताएं निर्धारित की जाती है तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षकगण अपने दैनिक कक्ष में संपादित करते हैं और साथ ही अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों के साथ शिक्षार्थियों को जोड़ते हैं, यही कार्य हम शिक्षक के लिए लर्निंग आउटकम्स है। ये तो हमारे लिए लर्निंग आउटकम्स है कि हम बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन वास्तव में लर्निंग आउटकम्स जो टॉपिक है, हम उससे पहले टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानेंगे। ये लर्निंग आउटकम्स क्या दे रहा है, क्या करना चाहिए हमें। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले बच्चे का बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स का विकास होता है। शिक्षार्थी किसी भी प्रकार के अवधारणाओं, कोई भी कंसेप्ट, नियम आदि को वो
आसानी से समझता है। दूसरा, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, संज्ञानात्मक रणनीति। बालक सीखने के बाद सोचना, व्यवस्थित करना, व्यवहार करने के लिए व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रणनीतियों का उपयोग करता है। इसी के तहत प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों में आता है। यानी कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी के अंतर्गत बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं वर्बल इंफॉर्मेशन, मौखिक जानकारी। तो बच्चों में मौखिक संप्रेषण से संबंधित, भाषा से संबंधित विकास होता है। वर्बल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत मोटर स्किल है। इसके अंतर्गत बच्चों में शारीरिक क्षमता, तरलता, सुगमता, उचित समय में उचित कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। बच्चों में संप्रेषण भी इसी स्किल के तहत होता है। और अंतिम है एटीट्यूड, मनोवृत्ति। यह बच्चों का आंतरिक स्थिति है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिलक्षित होता है। बालक के स्वर्णिम विकास का यह एक मुख्य घटक है, एटीट्यूड। हम लोग देखते हैं जिस बच्चे में कहते हैं अरे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, और आगे देखते हैं जब वो हमारा पूर्व छात्र बनता है तो उसे आमंत्रण करने की इच्छा होती है और बराबर उन्हें बुलाया जाता है। इसके बाद हम लोग अब देख रहे हैं कि अचानक लर्निंग आउटकम्स के बाद ये पंचपदी शिक्षा पद्धति आ गया। हम लोग विद्या भारती के आचार्य हैं और आचार्य बनने के बाद पंचपदी शिक्षा पद्धति सिखाया गया। बीएड में भी हम लोग सीखे हैं और हम लोग अपनाते भी हैं। एक बार पंचपदी शिक्षा पद्धति को अगर हम, हालांकि हम लोग समझे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हो जाए तो और नजदीक से लर्निंग आउटकम्स को हम समझ लेंगे। तो पंचपदी में स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के भीतर समस्त ज्ञान अवस्थित है। जरूरत है उसे जागृत करने के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करने की। शिक्षा के इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में शिक्षण भारतीय मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित पंचपदी शिक्षा के द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे पहले अदिति, हम लोग जानते हैं अदिति के अंतर्गत आचार्य निर्धारित पाठ्य विषय वस्तु को आवश्यक विधियों को अपनाते हुए छात्र के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। यानी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जो एजुकेशन का है उसका यूज कर हम बच्चों को कोई भी टॉपिक का ज्ञान बच्चों के सामने रखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स का प्रयोग करते हुए हम किसी भी टॉपिक को बच्चों के सम्मुख रखते हैं और यही कार्य अदिति कहलाता है। फिर इसके बाद आता है बोध। कक्ष में ही पठित विषय वस्तु का तत्कालिक, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक अभ्यास कराया जाता है। जिस प्रकार का टॉपिक का अदिति हुआ उसी प्रकार का बोध भी होता है और ऐसा हम लोग करते हैं। इससे छात्रों को अपने अधिगम का ज्ञान होता है। और फिर बोध के बाद अभ्यास। कक्ष में संपन्न होने वाली अदिति और बोध की प्रक्रिया के पश्चात छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान विस्तृत और अस्थायी करने हेतु गृहकार्य दिया जाता है। हम लोग लिखित रूप से गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य पुस्तिका का भी बच्चे व्यवहार करते हैं और विधिवत उस गृहकार्य का निरीक्षण और मूल्यांकन भी हम लोग करते हैं। ये हुआ अभ्यास, यानी पंचपदी का तीसरा आयाम। फिर आता है प्रयोग। छात्र स्व प्रेरणा से अपने अनुसार कार्य करने में आनंद अनुभव करता है। इसलिए छात्रों को विभिन्न विषयों से संबंधित विविध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि सामग्रियों का अध्ययन कराया जाता है।
हम लोग जो हमारा टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलावे भी जो रेफरेंस बुक है उससे भी हम लोग कहते हैं बच्चे बनाते हैं। मैथ्स में RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सब बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को जो डिफरेंस बुक से अभ्यास करने के लिए कहते हैं, तो ये प्रयोग के अंतर्गत आता है। यानी बच्चा स्वयं जो टॉपिक उसने पढ़ा उसमें वह आनंद अनुभव किया और विभिन्न विषयों, सारे विषयों में विविध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि द्वारा वह संकलन करता है और अपने अध्ययन को बढ़ाता है। और फिर अंत में आता है प्रसार। छात्र अपने अर्जित ज्ञान का विस्तार व प्रसार करता है, साथ ही वह अपना स्वाध्याय कर उस ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग करने लगता है। यहां पर ध्यान देंगे कि उस ज्ञान का उस जीवन में उपयोग करने लगता है। हमने अंडरलाइन किया है, हाइलाइट्स, ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग करने लगता है। यही वाक्य लर्निंग आउटकम्स है जो कि CBSE चाहती है। हालांकि हमारे विद्या भारती में पूर्व से ही हो रहा है, नहीं हो रहा तो ये वर्णन क्यों है। लेकिन अन्य विद्यालयों में यहां पर चूक हो रही है, हम लोगों से भी होती होगी। तो जो चीज हम पढ़ाते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, क्या उस टॉपिक का बच्चा अपने जीवन के साथ और जीवन में उपयोग कर रहा है? यही लर्निंग आउटकम्स है। इसलिए पंचपदी को एक बार हम लोग फिर से समझे तो ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग करे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक शिक्षक के रूप में हमें क्या करना चाहिए कि कैसे बच्चों का अधिगम विकास के साथ साथ उसके लर्निंग आउटकम्स जो अधिगम के प्रतिफल है उसका विकास हो। तो उसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूं। हालांकि मैं तो मैथ्स का टीचर हूं, मैथ्स का आचार्य, फिर भी हिंदी का विषय पर्यायवाची शब्द, एक शिक्षक हैं अपने कक्ष में, वो कक्षा पंचम का होगा या षष्ठ का होगा, ठीक है, नीचे के क्लास का है, और शिक्षक पर्यायवाची शब्द पढ़ाए। पृथ्वी, पानी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स का प्रयोग करते हुए वो बच्चों के सामने पर्यायवाची शब्द को रखे और फिर बच्चों से अभ्यास भी करवाए और कुछ ऐसे शब्द जिसका अभ्यास कराने के उपरांत उन्होंने लिखने भी कहा। बच्चे लिखना आरंभ किए, मूल्यांकन कार्य भी हुआ और फिर गृह कार्य भी उन्हें दिया गया और गृह कार्य भी बच्चे दूसरे दिन कर लिए। सारा काम हो गया। अब शिक्षक ने समझा कि बच्चे ने पर्यायवाची शब्द सीख लिया है और फिर जो होता है दूसरे टॉपिक पर शिक्षक लग जाते हैं। यानी उन्हें लगा कि यह अधिगम का काम पर्यायवाची शब्द के संबंध में यह संपूर्ण हुआ, लेकिन प्रसार का काम तो हुआ ही नहीं, लर्निंग आउटकम्स का हुआ ही नहीं। वहां पर शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को कुछ ऐसा एक्टिविटी कराए, कहे कविता लिख के दो भाई, किसी एक शब्द के पर्यायवाची शब्द को जोड़कर एक कविता बनाओ, या एक उससे रिलेटेड कोई एक छोटा सा एकांकी भी हो सकता है, कोई नोट्स हो सकता है कि भाई वर्षा पर बताया गया और वर्षा पर 10 पंक्ति लिखो, उसमें ज्यादा से ज्यादा उसके पर्यायवाची शब्द का व्यवहार आए,
तभी तो लर्निंग आउटकम सामने आएगा। तभी क्षमा करेंगे, आपके सामने एक छोटा सा क्रियाकलाप रख रहा हूं जिसमें मैं एक शब्द का पर्यायवाची शब्द, हालांकि नेट से मैंने पर्यायवाची शब्द लिया और उसे जोड़कर एक कविता का स्वरूप दिया है, आपके सामने है। पानी के पर्यायवाची शब्द से संबंधित कविता, मेघ पुष्पों की बारिश, जल जीवन का संग, अंबु कहो या अंब, अमृत नीर सारंग। बड़ा अच्छा लग रहा है ना। मेघ पुष्पों की बारिश, जल जीवन का संग, अंबु कहो या अंब, अमृत नीर सारंग। इस कविता में पानी के कितने पर्यायवाची शब्द व्यवहार किए गए हैं, तो कृपया मन में सोचें। और एक बार मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि आप काउंट करें कि कितने पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ पुष्पों की बारिश, जल जीवन का संग, अंबु कहो या अंब, अमृत नीर सारंग। और ये रहा उत्तर। उत्तर आ गया 8। शायद आप लोगों ने सोच लिया होगा, ऐसे प्राय 7 लोग सोचते हैं, क्योंकि इसमें मेघ पुष्प, जल जीवन, अंब, अंब, अमृत नीर सारंग, तो इसमें जीवन लोग छोड़ देते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि जीवन का व्यवहार जल के रूप में नहीं होता। ठीक है, पर्यायवाची शब्द है, लेकिन व्यवहार नहीं होता है। वहां पर तो बच्चे सीख रहे हैं ना पर्यायवाची शब्द, तो वहां पर तो वो यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर छोटे छोटे कविता के रूप में, अगर अभी मैं मैथमेटिक्स का भी एक्टिविटी कराऊंगा, तो विज्ञान में, एसएसटी में भी इस प्रकार का कुछ एक्टिविटी प्रत्येक चैप्टर के बाद हो, तो जो ज्ञान उसने सीखा उसका लर्निंग आउटकम्स भी वह सीख लेगा और अपने जीवन में प्रयोग करेगा। अब बताइए, बच्चे को इस प्रकार का, बैठ कर दीजिए, इस प्रकार की कविता को सामने लाऊंगा, बच्चे को कराएंगे, तो निश्चित तौर पर वो बच्चे, बालक जो है, घर पर जाएगा, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने दोस्तों से कहेगा, और फिर वह अन्य शब्द से बनाएगा, और अपने पीयर्स ग्रुप, सहपाठियों से भी पूछेगा, चलो रे गिन के बताओ। तो क्या होगा, उनका लर्निंग आउटकम्स पर्यायवाची शब्द के टॉपिक में बढ़ेगा। एक विद्यार्थी के लिए लर्निंग आउटकम्स बहुत ही अनिवार्य है। और अब आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के लिए बड़ा जाना पहचाना बोर्ड मास, कौन नहीं जानत है जग में बोर्ड मास को। चाहे आप हिंदी के शिक्षक हो, अंग्रेजी के हो, सोशल साइंस के हो, ऐसे तो विज्ञान गणित वाले तो इसे हमेशा पास में रखते हैं, बोर्ड मास। बच्चे को खूब मन से बताए, बोर्ड मास, पहले इसकी क्रिया होगी, पहले इसके बाद इसकी क्रिया होगी, और फिर करते भी हैं कि बोलो भाई 2 + 2 / 2 कितना। तो जिन्होंने बोर्ड मास का प्रयोग, आज भी इंटरव्यू के दौरान मैं पूछता हूं, तो कुछ बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, और 2 + 2 / 2 थोड़ा सा चकरा जाते हैं। तो चलिए भाई, कक्ष में मैथ्स के टीचर बता दिए खूब बढ़िया से, और व्यवहार भी करवा दिए, थोड़ा सा अभ्यास भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया, और फिर होमवर्क भी हुआ। दूसरे दिन बच्चे आए, और यदि हम उनके सामने एक छोटा सा प्रयोग रखते हैं, और वह प्रयोग है जैसे उम्र जानना।
आप लोग भी देखे होंगे, कई जगह बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि भाई इससे इतना गुना करो, इतना जोड़ो, और फिर बताओ हमें कितनी संख्या आई। और फिर मैं बता देता हूं कि आपने ये उम्र आपने सोचा, यहां भी वही एक्टिविटी है, सब लोग से आग्रह सोचेंगे। आप अपने उम्र में जो उम्र की संख्या है, जैसे उदाहरण मैं बताऊंगा, उसको 2 से गुना करें, फिर 1 जोड़ दें, बस छोटा सा काम, 2 से गुना करना, 1 जोड़ देना। अब जो संख्या आपके सामने आया उसमें इकाई स्थान पर 5 आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, और शेष जो संख्या होगी वह आपका उम्र होगा। जैसे यहां पर हमने एक उदाहरण दिया है कि सपोज 45 वर्ष है, 2 से गुना किया तो 90 आया, 1 जोड़ा 91, और फिर 5 से गुना किया तो 455। अब देखिए जो इकाई स्थान पर 5 है उसको हटा देना है, उसको हमने रेड से हाइलाइट्स किया है। और 45 आप देखिए जो स्काई ब्लू से है, 45 सेम है। तो ये सिचुएशन कक्षा कक्ष में रखने के बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि बताओ ये कैसे हो गया, यहाँ पर कौन सा जादू काम किया। बच्चा भी सोचेगा, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाएगा, और आप लोग भी लगाइए। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, समय कम है। ऐसे मैं बता देता हूं कि किसी भी संख्या को 2 से गुना करेंगे वह इवन हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो ऑड होगा। और हम लोग जानते हैं किसी भी ऑड संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के स्थान पर हमेशा 5 आएगा। अब देखिए गौर करने वाली बात कि एक तरफ से 2 से गुना करवाए, दूसरे तरफ से 5 से गुना करवाए, यानी 5 दूनी 10। निश्चित तौर पर आपकी उम्र की संख्या 10 गुनी हो गई और इकाई पर 5 आ गया। तो बच्चा अगर इस रूप में जवाब दे दिया तो समझ में आएगा, हाँ बोर्ड मास इसको समझ में आ गया और ये लर्निंग आउटकम अब ये अपने जीवन में प्रयोग करेगा। तो ऐसे और भी उदाहरण हो सकता है, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि लर्निंग आउटकम्स बच्चों का कैसे बढ़े। ठीक है, उनका रिजल्ट भी अच्छा हो, गार्जियन तो रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का फर्ज बनता है कि देश के भावी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं और निर्माण ऐसा करें वो संपूर्ण रूप से, कहते हैं ना, संपूर्ण सर्वांगीण विकास की ओर। और हमारा भविष्य अगर अभी अच्छा हो जाएगा तो कल का हमारा भारत निश्चित तौर पर सर्वगुण संपन्न होगा। तो ये रहा छोटे छोटे क्रियाकलाप से जिसको हम लोग किए, लर्निंग आउटकम्स। अब अधिगम के उद्देश्य और अधिगम के प्रतिफल पर चलता हूं। निश्चित तौर पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लर्निंग आउटकम्स ये 2 शब्द आखिर है क्या। तो बस एक सार के रूप में, एक संक्षेप के रूप में हम लोग इतना ही समझें कि जो ज्ञान वह सीखा, चाहे वह कक्षा कक्ष में सीख रहा हो, खेल के मैदान में सीख रहा हो, या अब पूरे परिवेश में, संपूर्ण पूरा वातावरण में वह सीखता है, तो सीखता है तो क्या वह ज्ञान का उपयोग अपने जीवन के साथ जोड़ रहा है क्या। बस यही लर्निंग आउटकम्स है। तो उद्देश्य में आप देख रहे हैं एक उल्टा पिरामिड पर इसको फिट किया गया है। कहने का अर्थ सबसे पहले लक्ष्य और उसके बाद उद्देश्य और तब प्रतिफल। सबसे नीचे प्रतिफल है। गोल से लक्ष्य बड़ा होता है। लक्ष्य हमेशा अधिगम के उद्देश्य से बड़ा होता है। हम लोगों ने उद्देश्य भी पढ़ा, तो उद्देश्य से बड़ा होता है। और प्रतिफल यानी अधिगम का उद्देश्य अधिगम के प्रतिफल से बड़ा होता है। लेकिन
प्रतिफल बेस होता है। वही प्रतिफल, अब अगर दूसरी दृष्टि से सोचे, देखें इस चित्र को, तो पूरे गोल्स को वो हाइलाइट्स कर रहा है। यानी जिस प्रकार टॉर्च में एक छोटा सा बल्ब और रिफ्लेक्टर के माध्यम से एक पूरे जगह पर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार ये छोटा सा बल्ब जो है ना, लर्निंग आउटकम्स उसके लक्ष्य तक ले जाता है। और बीच में जो लर्निंग के उद्देश्य हैं सारे सारे सफलीभूत हो जाते हैं। तो ये लर्निंग आउटकम्स का महत्व बढ़ जाता है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसी के अंतर्गत शिक्षा के सभी आयाम मिलकर शिक्षा के लक्ष्य को सफलीभूत करते हैं। सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग आर मच ब्रॉडर देन द आउटकम्स, इसकी चर्चा हो चुकी है। बट द लर्निंग आउटकम्स हेल्प द टीचर्स टू डिटरमाइन द टाइम लिमिट्स इन द टीचिंग ऑफ द करिकुलम। अधिगम के प्रतिफल शिक्षकों को पाठ्यक्रम के शिक्षण में समय सीमाओं का निर्धारण करने में मदद करती है, ये भी बात है। और फिर द रिवार्ड्स ऑफ लर्निंग आर प्रोसेस बेस्ड। हम लोग जानते हैं कि अधिगम के प्रतिफल प्रक्रिया आधारित है। अगर नहीं प्रक्रिया आधारित होगा तो फिर तो वह आगे कैसे बढ़ेगा। बच्चों में जो सारे विकास जो ज्ञान के आधार पर वह करता है, वह इसी के माध्यम से करता है, और ये तो होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेजर एरियाज ऑफ लर्निंग आउटकम्स। थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मॉरल रीजनिंग एंड एथिकल सेंसिटिविटी, नैतिक तर्क और नैतिक संवेदनशीलता। जब बच्चों में किसी भी ज्ञान के प्रति वह ज्ञान सीखा और लर्निंग आउटकम्स भी सीख गया, यानी उस ज्ञान का उपयोग जीवन में करने लगा, तो निश्चित तौर पर उसमें मॉरल रीजनिंग का गुण आएगा, नैतिक तर्क और संवेदनशीलता भी आएगा उसमें। नैतिक संवेदनशीलता, पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। निश्चित तौर पर बालक में व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास होगा। और फिर 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप होंगे। इस पर भी टॉपिक है 21st सेंचुरी स्किल्स। समय कम होने के कारण इसकी चर्चा अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, और इस पर भी एक पूरा टॉपिक है कि ये 21वीं सदी का कौशल क्या होने चाहिए, जो सीबीएसई, एनसीईआरटी और बड़े बड़े शैक्षिक विद्वान वर्ग मिलकर जो तय किए हैं 21st सेंचुरी स्किल्स। ये सारे के सारे स्किल्स डेवलप तभी होंगे जब बच्चों में लर्निंग आउटकम्स का विकास होगा। और फिर अटेनमेंट एंड प्रोग्रेस अक्रॉस ऑल स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल के सभी विषयों के मतलब विषयों में जो उपलब्धि है और प्रगति बच्चों में भरपूर होगा। तो ये उसके 4 एरियाज सीधे सीधे बच्चों का ये डेवलप करता है। और भी हम लोग देख रहे हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स, क्योंकि हमने अभी कहा था पूरी चर्चा तो संभव नहीं है, लेकिन नाम तो सामने आ ही सकता है। तो 21st सेंचुरी स्किल्स जो तय किए गए हैं, एक बार उसका हम लोग श्रवण कर लें। द पार्टिसिपेशन इन ग्रुप्स एंड टीम्स।
हमारे यहाँ हो रहा है, पार्टिसिपेशन इन ग्रुप्स एंड टीम्स हम लोग करवाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम लोग प्रतियोगिता करवाते हैं हर विषयों का, तो उसमें ग्रुप बनता है, टीम बनता है, चाहे वो विषय से संबंधित हो या फिर खेल कूद से संबंधित हो, तो यहां पर होता है। मीनिंगफुल यूज ऑफ क्रिएटिविटी, ये डिमांड है 21st सेंचुरी स्किल्स का, कि बच्चों में जो भी क्रिएटिविटी आए वह मीनिंगफुल हो, जैसे तैसे नहीं क्या अनावश्यक हम बना लिए। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ सिचुएशंस, यह भी डिमांड है कि बच्चों में तो आना ही चाहिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मत, बल्कि जीवन से जुड़े हुए कोई भी समस्या तो उसमें समाधान करने का गुण होना ही चाहिए, कि तुरंत हम समस्या से, ऐसा नहीं कि समस्या आया और हम बैठ गए दूसरे पर आश्रित हो गए कि अब ये तो हमसे होगा नहीं। तो बच्चों में इन गुणों का विकास करना होगा। कुछ बच्चे तो करते ही हैं स्वयं, लेकिन अगर अभ्यास करा जाए, उनको बताया जाए, उनके लर्निंग आउटकम्स डेवलप होंगे, तो बच्चों में ये गुण निश्चित तौर पर आएंगे। इसलिए लर्निंग आउटकम्स के मेजर एरिया में 21st सेंचुरी स्किल्स को रखा गया। इनोवेटिंग एंड यूजिंग इनोवेशन टू डेवलप, क्रिएट एंड न्यू नॉलेज, जो भी न्यू नॉलेज होते हैं, जो भी सामने आते हैं नए नए ज्ञान, उसका एक वैज्ञानिक रूप से, उसका एक कुछ इनोवेशन रूप से डेवलपमेंट बच्चों के द्वारा और क्रिएशन बच्चों के द्वारा होता रहे, ये 21st सेंचुरी स्किल्स का डिमांड है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एक्शन, इसके बाद आता है कि बच्चा इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला हो, यानी कोई भी समस्या उसके सामने आता है या कोई भी कार्य वो करना चाहता है, तो उसके बारे में वो चिंतनशील हो, स्वयं का हो। ये नहीं कि दूसरे के विचार के आधार पर हम चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसमें बच्चों में ये गुण आना ही चाहिए। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एक्शन, सिर्फ सोचे नहीं, चिंतन ना करे, क्रिएशन भी करे, एक्शन भी करे। खाली सोचने से थोड़ी होगा, तो बच्चों में ये गुण आता है। इसके बाद एफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के रूप में एफिशिएंसी तो ऐसे भी बढ़ रहा है और विकास। अब बिल्डिंग वोकेशनल स्किल्स, आप देखते होंगे परिवार में कोई एक ऐसे सदस्य होंगे या समाज में जिसके पास सारा ज्ञान है, अपने यहां भी है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो मतलब यूं कहें कि उनके पास सुई से लेकर टकवा तक भी है। टकवा समझते हैं ना, जूता सीने वाला जो सुई होता है उसे टकवा कहते हैं, यानी वो जूता भी सी सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। भवन निर्माण हो रहा है, मिस्त्री जी चले गए तो चार ईंटा भी जोड़ दिए। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि बच्चों में जो हमारा प्रोग्रेस, जो भी हम करेंगे बिल्डिंग वोकेशनल स्किल्स, तो ठीक है कि वोकेशनल के रूप में कोई एक एरियाज में बच्चे अपने आप को डेवलप करें, लेकिन चूंकि हमको इस समाज में रहना है, थोड़ी बहुत जानकारी हर क्षेत्र में होना चाहिए। ऐसे बच्चों का निर्माण करना है कि बगल में पड़ोस में कोई बीमार पड़ गया तो क्या उसको प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, ये ज्ञान तो उसको आना ही चाहिए।
या फिर कोई अगर दरवाजे पर आ गया कुछ चंदा लेने के लिए, तो फिर उसको कैसे डील करेगा और किस प्रकार चंदा देगा कि भगा देगा, ये भी गुण आना चाहिए। मदद करना, काइंडनेस, काइंड हार्टेड, और साथ में जो हमारी सामाजिक समस्याएं और साथ में पारिवारिक और शारीरिक समस्याएं, तो सबसे निपटने का गुण, ये सारे के सारे वोकेशनल स्किल्स के सारे आयाम है। तो ये 21st सेंचुरी स्किल्स में पूरा देश चाहता है कि हमारे बच्चे इस रूप में आगे रहें। इससे पहले छूट गया एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशंस, तो उनमें इंफॉर्मेशंस का जो ज्ञान होना चाहिए, जो भी उसका प्रोसेस है, इसकी एबिलिटी उनमें होनी चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एथिक्स एंड सोशल इम्पैक्ट, ये भी आ गया चर्चा में, आ गया विषय, मिलता जुलता है कि सोशल इम्पैक्ट उनमें होना चाहिए। एडेप्टिंग टू चेंजेस, बिल्डिंग लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स बच्चों में निश्चित तौर पर होना चाहिए। अगर लीडरशिप नहीं रहेगा तो फिर बच्चों के काम का जो कुशलता है वह धीमा पड़ जाएगा। तो बिल्डिंग लीडरशिप स्किल्स और एनहेंसिंग डिजिटल लिटरेसी, ऐसे तो हमारे बच्चे, अभी कोविड भी तो दे ही दिया ना, हम लोग भी सीख गए और बच्चे तो पहले से जान रहे हैं। इसका हम लोग पूर्ण रूपेण आश्वस्त हैं कि डिजिटल लिटरेसी के रूप में अगर मोबाइल को हटा दिया जाए तो क्या हमारे बच्चे डिजिटल लिटरेसी में आगे हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है। मैं मोबाइल पर अच्छा काम कर लेता हूं, तो क्या मैं कंप्यूटर का अच्छा जानकार हो गया? नहीं। तो बच्चे को, ठीक है, हम लोग अपने विद्यालय में संगणक की पढ़ाई करते हैं, बच्चों को करवाते हैं एक विषय के रूप में, लेकिन बच्चों में वो डेवलपमेंट जो होना चाहिए, सिर्फ किताबी नहीं, अन्य भी अगर कोई बात आती है, हम लोग कोई समस्या में आते हैं, तुरंत संगणक के आचार्य जी को पकड़ता हूं कि सर जरा जल्दी से बताइए ये कैसे होगा। तो बच्चों में ये गुण आना चाहिए। ये 21st सेंचुरी स्किल्स के डिमांड है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो अब देख रहे हैं कि लर्निंग आउटकम्स का दायरा भले बहुत ही छोटा दायरा था, अब एक बार फिर से इस चित्र को देखें और इसके विचार को सामने लाएं। एक और कि यहां पर देखिए कि लर्निंग आउटकम्स एक नीचे बेस के रूप में, और हम लोग जानते हैं जितने भी विज्ञान और गणित के विद्यार्थी हैं कि अगर पिरामिड को उल्टा कर दिया जाए तो यह इसका जो लोअर बेस होगा वह शून्य हो जाएगा। अपर बेस तो है, लोअर बेस 0 है, और उस 0 पर अगर लर्निंग आउटकम्स 0 से थोड़ा डेवलप होता है तो ये 21st सेंचुरी के जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं, जिसको कि बड़े बड़े विद्वान तैयार किए हैं, उसमें एनसीईआरटी पूरी तरह से और पूरे 15 वर्ष में तैयार किया गया। हम लोग जान रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इससे पूर्व 2005, तो 5 में ही बहुत सारे विषय आ गए थे, और ये सारे शब्द आप लोगों को भी सुनी सुनाए लग रहे होंगे। प्रयोग तो हो रहा था, लेकिन पूर्ण रूपेण प्रयोग नहीं हो रहा था, जिसे कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे लाया गया, लर्निंग आउटकम्स।
कुछ जो टॉप स्किल्स फॉर 2025 के लिए निर्धारित किए गए हैं, और भी स्किल्स की डिमांड है, बच्चों में आता है वो टॉप 25, टॉप 10। तो 2025 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत बच्चों में एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन, यानी बच्चे कोई भी विचार कर रहे हैं, किसी भी समस्या पर सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा एनालिटिकल हो। क्यों एनालिटिकल हो? ताकि उनका चिंतन बिल्कुल पॉजिटिव हो, और जिस चीज के बारे में वो चिंतन कर रहे हैं वह पूर्ण रूपेण उस समस्या को समाधान कर ले। तो इसलिए एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन, एक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। हम लोग जान रहे हैं कि लर्निंग मीनिंगफुल होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। अभी उसकी ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2025 तक के लिए टॉप 10 स्किल्स रखा गया है। एक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सुन रहे हैं, बच्चे करते भी हैं। जब समस्या आता है तो बच्चे मिलकर सॉल्व करते हैं और किसी भी समस्या का निदान तक पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर आ गया कॉम्प्लेक्स। मैंने चर्चा किया था ये कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि सिर्फ किताब से संबंधित प्रॉब्लम को ना सॉल्व, वो तो करेगा ही, वो समाज से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स, परिवार से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स, मैंने प्राथमिक चिकित्सा की बात की, उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स, मतलब ये सारे मिलकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्किल्स उनमें आने चाहिए। ये 2025 तक के लिए लक्ष्य रखा गया। यानी बच्चों का वोकेशनल कोर्स इस तरह से डेवलप हो कि बच्चों में सारे के सारे ज्ञान आने चाहिए। और बच्चों में ज्ञान कैसे आए, उसके लिए पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा। जब तक हम तैयार नहीं होंगे, शिक्षक वृंद तैयार नहीं होंगे, तो फिर बच्चों को वह ज्ञान कैसे। अगर देखा जाए तो सारे स्किल्स, मुझे तो लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ज्ञान बच्चों में आना चाहिए, वह सारे स्किल्स का सेंटर होगा। इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस हो रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, बच्चों का सोच क्रिटिकल एनालिटिकल के साथ साथ क्रिटिकल भी हो। क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड इंटाइटिव, ये होना ही चाहिए। टेक्नोलॉजी यूज, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, उनमें आना चाहिए। टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग, ये भी बच्चों में आना चाहिए। यानी पूर्ण रूप से वह टेक्नोलॉजिकल डिजाइन और प्रोग्राम्स, यानी उनमें जो डिजिटल लिटरेसी के अंतर्गत टेक्नोलॉजी डिजाइन, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए फिर आ गया कॉम्प्लेक्स के बाद रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, और लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। ये सारे 21st सेंचुरी में भी थे, थोड़ा सा और डेवलप करके 2025 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। पूरे भारत में बच्चों का विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने के लिए किस
कक्षा कक्ष में जितने भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उनके परिवेश में, उनके माध्यम से जो बच्चे कक्षा कक्ष में नहीं है उनको भी उनके माध्यम से थोड़ा सा ज्ञान का प्रसाद मिल जाए, यह भी लक्ष्य 2025 तक के लिए रखा गया है। ये रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत आता है, उसकी भी कभी अवसर मिलेगा तो चर्चा होगी। और ये टॉप 10 स्किल्स 2025 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब बच्चों में लर्निंग आउटकम्स का विकास होगा। प्रत्येक तथ्यों के प्रति बच्चे लर्निंग आउटकम्स को आगे लेके जाएं। अभी एक छोटा सा ध्यान से पहले इस चित्र को देखें, थोड़ा सा 1 मिनट इस चित्र को देखें, आपको क्या दिख रहा है, विचार करें, सोचें। और तब मैं बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए, यहां पर एक छोटा बालक है, अबोध बालक है, अरुणोदय का बच्चा है। हम क्या करते हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, प्लांट्स दिखाते हैं, अलग अलग प्रकार का दिखाते हैं, और दिखाने के बाद ये काम आप भी अभी प्रयोग करके कर सकते हैं। तो बताने के पहले वो प्रयोग आरंभ हो गया है, आप लोग देख रहे हैं। अब आंखें बंद कर लें तो आंखें बंद करने के बाद नीचे वाला फिगर दिखेगा, यानी ये सारे के सारे फिगर जो है कंज्यूम होकर वो सामने दिखेगा। ये प्रयोग है, इसको आप कहिए कि आंख में जब वह चित्र सामने जाता है लाइट्स के रूप में और वो सब मिक्स हो जाता है और फिर एक जगह केंद्रित होने के बाद वह नीचे का दृश्य बनता है। छोटा बालक भी वही करता है। जब उन्हें चित्र बनाने कहा जाएगा कि आप पेड़ का चित्र बनाओ, वह नीचे वाला ही बनाएगा, चाहे वो जैसा भी पेड़ देखे। मेरा कहना है, बना तो दिया, उसमें रिफ्लेक्शन तो आया, तो क्या यह रिफ्लेक्शन हम सभी जो भी क्लासरूम में जो भी टॉपिक्स पढ़ाएं, कुछ न कुछ एक्टिविटी कराते हुए अगर हम बच्चे को उसके लर्निंग आउटकम्स की ओर अग्रसर कराएं, यानी कि उस ज्ञान का वह उपयोग करने सीख जाए, तो इसका प्रयोग हम लोग तो करते ही हैं, थोड़ा और तेज गति से करेंगे तो निश्चित तौर पर 2025 के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वह लक्ष्य हम लोग पूरा कर लेंगे। तो ये लर्निंग आउटकम्स का टॉपिक आपके सामने था। मुझे लगता है यह टॉपिक ऐसे तो बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, इसके और भी एरियाज हैं, लेकिन अपने पास सिर्फ 1 घंटा है समय, तो समय कम होने के कारण यहां पर ही समाप्त करता हूं। आप लोगों से आग्रह है कि चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक चला गया होगा और फीडबैक भी चला गया हो। सबों से आग्रह है कि अटेंडेंस बना लेंगे और फीडबैक दे देंगे। मुझे विश्वास है कि फीडबैक आप लोग सभी अच्छे अंक लाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आपने पूरा अपना अमूल्य समय इस विषय के लिए दिया, इस सेशन के लिए दिया, और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत सबको धन्यवाद, और जिन्होंने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दिया कि इस तरह का सेशन लो, उन्हें भी धन्यवाद। अपने प्रधानाचार्य महोदय को धन्यवाद, अपने कोऑर्डिनेटर साहब को धन्यवाद, सबों को सुनने के लिए धन्यवाद।
और तकनीकी पर बैठे हुए अपने श्रीमान आशीष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे साथ पूरे समय बैठकर एक तो अपने सेशन में भी जुड़े हुए हैं और साथ में मुझे भी मदद कर रहे हैं। तो पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक्स।